फवाद चौधरी साहब, आपने बुनियादी तौर पे जो एक सलूशन ऑफर करने की कोशिश की है पाकिस्तान के मौजूदा हालात में, वो है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड एक देना चाहता हूँ कि देखिए 2013-14 में प्रेसिडेंट ओबामा ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि देखिए, जो नया मीडिया की एक एक्सेस टू हुआ है ना इंफॉर्मेशन, आम आदमी का जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, उसके नतीजे में मॉडर्न गवर्नमेंट्स के लिए एक क्राइसिस पैदा हो गया है। और वो क्राइसिस ये पैदा हो गया है कि उनकी जो गवर्न करने का एक इख्तियार था, जो उनकी एक रिट थी, वो कमज़ोर हो गई है। और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि हुक्मरान के लिए या लीडर के लिए उसको केटर करना एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। ये प्रेसिडेंट ओबामा ने 2013-14 में कहा, बड़ा ज़बरदस्त उनका इंटरव्यू था। पाकिस्तान में रवायती तौर के ऊपर फ़ौज एक ही पावर सेंटर था। फ़ौज तमाम बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता था, वो बताता था, ये अथॉरिटी रेट हर चीज़ फ़ौज से फ़्लो करती थी। अब हुआ ये है पाकिस्तान में भी कि तमाम इदारों का जो पावर सेंटर है ना, उन्होंने अपनी अपनी पावर रिलिंक्विश की है। दूसरा हमारा चैलेंज क्या है, हमारा पाकिस्तान एक ओवरऑल 25 साल का मुल्क है, क्योंकि 60 साल से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी 25 साल की पॉपुलेशन है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी ये इदारों को आपस में अगर हमारी लड़ाई पड़ गई, जिस तरह से इस तरह, आप समझते हैं कि लड़ाई है यहाँ पे? नहीं, लड़ाई तो है ना, उसमें क्या शुबा है, जो टेंशन है, झगड़ा है, और ये कोई लीगल इश्यूज तो नहीं है, ये तो पॉलिटिकल इश्यूज है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अब अगर हम देखें इस वक्त अगर फ़ौज को कमज़ोर आप करेंगे ना, मेरा जो खदशा है वो ये है कि आप हैं एक बहुत कम उम्र, बहुत हमारे जो है पॉपुलेशन है, यहाँ पे कोई भी वाक़या होगा पाकिस्तान अनारकी में चला जाएगा, बच नहीं पाएंगे। और ये जो तमाम जो गिरफ्त है इस वक्त हुकूमत की या फ़ौज की या जो अथॉरिटीज़ की, वो जो अथॉरिटी जो होती है ना, ये रेत की तरह होती है, एक दफ़ा सिरकना शुरू हो जाए मुट्ठी से, ये रहती नहीं है। सो इस वक्त जो एक लग रहा है कि जो तमाम हमारे इदारे जो हैं वो एक दूसरे से एक हम इख्तियारात की धींगा मुश्ती में है। इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में सारे इदारों की जो अथॉरिटी है वो रेत की तरह मुट्ठी से निकलती जाएगी और हम एक अनारकी की तरफ चले जाएंगे। लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना मेरी नज़र में इस वक्त कि हमें एक दूसरे को मान के चलना पड़ेगा। आपने कहा कि पहले एक कंसेंसस था, यानी वो इशारा कर रहे हैं 1960, 70, 80, 90 की दिहाई में, जहाँ जुडिशरी के दरमियान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक कंसेंसस था कि अगर पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर सिविल वॉर का ख़तरा होता है, अगर लोग सड़कों पे आ सकते हैं, अगर जैसा कि 1977 में हुआ, तो जुडिशरी स्टेट के साथ खड़ी थी। अभी जुडिशरी ने अपने आप को अदर देन द स्टेट डिफाइन करना शुरू कर दिया है। बड़ी कंफ्यूजन हो गई है कि वो कहीं यानी कोई आसमानी प्रिंसिपल्स के साथ अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं या किसी इंटरनेशनल प्रिंसिपल से डिफाइन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की रियासत के एम्बिट पे अपने आप को डिफाइन नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया है अभी इरफान कादर साहब ने। देखिए, अच्छा थोड़ा सा मैं आपसे शुरू करता हूँ। जो आपने कहा ना कि पहले 2 प्लेयर थे और अब जो है वो प्लेयर बढ़ गए, नहीं, हमेशा से 3 प्लेयर थे। जब 58(2)B थी तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ट्राइका क्रिएट करते थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ। फिर जब 58(2)B खत्म हो गई 18वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, तो फिर जो तो प्रेसिडेंट जो था वो करीब होता था आर्मी चीफ। हाँ, प्रेसिडेंट हमेशा जो था वो प्ले करता था एस्टेब्लिशमेंट की गेम। सो प्रेसिडेंट की पावर जब चली गई तो फिर जो ट्राइका में जो उभरा वो आपके उभर के आ गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान। सो ट्राइका बन गया प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का। और ये बात बिल्कुल इरफान कादर साहब ने सही कहा। कहाँ से प्लेस करेंगे आप? ये आप प्लेस करेंगे इफ्तिखार चौधरी के राइस के बाद? पोस्ट इफ्तिखार चौधरी की 2 लाइफ्स है ना, एक इफ्तिखार चौधरी की लाइफ है 2000 बहाली के बाद, जब उन्होंने 100 जज निकाल दिया और 2007 में जब उनकी बहाली हुई, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सफाया कर दिया पूरी जुडिशरी का। ये जो इरफान कादर साहब ने अभी बात की है ना कि जुडिशरी एक्चुअली इफ्तिखार चौधरी साहब ने नई बना दी, उन्होंने 100 जज निकाल दिए। देखें 110 मेरा ख्याल है, 100 के ऊपर ही था। अब आप देखिए, ये जो अभी आप कह रहे हैं ना कि ये गद्दारी का या आइन का आर्टिकल, परवेज मुशर्रफ साहब ने तो 4 जज निकाले थे, इफ्तिखार चौधरी ने तो 100 जज निकाल दिए। तो अगर आप कल मिलिट्री कहे फॉर एग्जांपल कि ये अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप तो फिर ये इफ्तिखार चौधरी और उनके साथी जजों को ट्राई करना चाहिए और यही सजा उनको देनी चाहिए। आर्टिकल 209 से भी नहीं निकाले, उन्होंने एक फैसला लिख के निकाल दिया 2009 में। फिर देखें और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कारके का फैसला दे दिया, $1 बिलियन पाकिस्तान को पेनल्टी पर गई।
$6 बिलियन कारके में पड़ गई, जो रेकोडेक में पड़ गई, फिर उसके बाद आपका स्टील मिल में पड़ गई। अगर ये उन 6-7 जजेस को आप इस बार के ऊपर ट्राइयां करने शुरू कर दें, हाँ। और आप कहें कि नहीं ये तो इन्होंने गद्दारी की है और इनसे रिकवरियां करनी चाहिए, तो यहाँ तो निज़ामी तलपट हो जाएगा। अब इशू क्या है? प्राइमरीली जो हमने शुरू में बात की, ये पॉलिटिकल केसेस होते हैं। आप ये स्ट्रिक्टली एक चीज़ हो गई है, ख़त्म हो गई है, बात आगे चली गई है। ये सीरीज ऑफ इवेंट हुआ। सबसे पहले लब्बैक के केस में ये मामला आया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसके बाद आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब का मामला आया। सो हुआ क्या, लगे रहा होना ये शुरू हो गया कि ये दो इदारे पिच हो गए हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। ये पाकिस्तान, देखिए आर्मी चीफ जो होता है ना, या चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो होता है, या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, लेकिन इसके साथ एक और भी चीज़ है, इसमें मीडिया का भी रोल है। देखें, चौथा प्लेयर ही मीडिया है। जब आप कहते हैं ना कि इदारे पिच हो गए हैं, मीडिया में एक बहुत सा नैरेटिव, मुझे फौज ऐसा लगता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है ग्राउंड के ऊपर इस किस्म का नहीं है कि इस किस्म की क्रिमिनल इंक्विजिशन इस स्टेज पे खुल सके। देखिए, मैंने एग्जैक्टली आपसे यही बात की थी कि जो अभी जिस तरह से ये फैक्ट्स इरफान कादर साहब बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही फैक्ट्स बता रहे हैं। ये पूरा फ्रॉडियों का ग्रोथ था, इफ्तिखार चौधरी, हामिद खान, ये सारे लोग। लेकिन क्या हमें ये तफ्तीश खोलनी चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं। और उसलिए नहीं खोलनी चाहिए कि जो मैंने आपसे पहले ये कहा कि जिसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के केस को आपने खोल करके उनको बड़ी ज़्यादती की। फ्रैंकली मैंने तो ओपनली पहले भी कहा था कि इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली तो आपकी हुकूमत ने विड्रॉ क्यों नहीं किया इसको? नहीं किया, वो कह रहे हुकूमत विड्रॉ कर सकती थी, कर सकती थी, कर लेना चाहिए था। मेरा तो आपको पता है, मैंने पहले टीवी पे भी कहा, 10 दफ़ा ये बात करी कि इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो फिर विड्रॉ क्यों नहीं किया? एक क्रिमिनल केस चल रहा था, वो उसका होगा कि ये हमारे लिए पॉलिटिकली अनपॉपुलर होगा, लोग कहेंगे कि जी अनपॉपुलर था। लेकिन इशू ये है, देखिए परवेज़ मुशर्रफ हों, लेकिन अब आप देखें ना, अब आपकी हुकूमत ने पहले कहा कि लॉ मिनिस्टर ने और अटॉर्नी जनरल ने कि जो वकार सेठ जज हैं जिन्होंने लिखा है कि मुशर्रफ के जस्त को खींच के कॉप्स शुड बी ड्रैग्ड एंड हैंग फ्रॉम डी चौक फॉर 3 डेज, उस पर तो पूरी कौम मुत्तफिक है कि जाना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। वहाँ पर भी कितने दिन गुजर गए हैं, आपकी हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जा पा रही। देखिए फ्रैंकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंट होगा आपसे। मैं समझता हूँ कि अभी भी हमें रीअप्रोचमेंट की बात करनी चाहिए। जुडिशरी जो है उसके साथ हमने 12 साथ चलना है। जुडिशरी के बगैर मुल्क नहीं चला करते, फ़ौज के बगैर भी मुल्क नहीं चला करते। और ये आपने इदारों को एक दूसरे के साथ ला करके कोई आपने अपनी लिमिटेशंस तय करनी है। बस अब देखिए ना, मुझे बड़ा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया कि मोटरवे के ऊपर आप बाइक्स जो हैं वो अलाउ करें। भाई आप कैसे कर सकते हैं? आप कोई हाईवे एक्सपर्ट हैं या आपको क्या पता कि मोटर बाइक्स अलाउ होनी चाहिए या नहीं अलाउ होनी चाहिए? ऐसे फैसलों में पढ़ करके आप जो है वो फिर क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम कहें कि नहीं ये फ़ौज जो है वो जुडिशरी को रगड़ दे या जुडिशरी फ़ौज को रगड़ दे, हमें बैलेंस लाना है। जो गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जैसा आपने ये कहा, ना पाकिस्तान का माहौल है फ्रेंकली को बहुत अग्रेसिव चलने का, ना ही इस वक्त हम अफोर्ड कर सकते हैं बड़ा। हमारा प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है। पाकिस्तान में ये जो बच्चे हैं इनको नौकरियों का प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। हमें प्रॉब्लम क्या होता है जब इस तरह का क्राइसिस आ जाता है ना, आपकी तमाम तर जो बड़े लोग जिन्होंने फैसले करने हैं कि आपने करना क्या है, आपने मिलों के साथ क्या करना है, आपने डॉलर का क्या करना है, वो सारी तवज्जो इस पे हो जाती है। अच्छा, लेकिन इरफान कादर साहब कहीं ना कहीं तो एक प्रिंसिपल पे कहीं ना कहीं तो एग्जीक्यूटिव को, हुकूमत को या पॉलिटिक्स को स्टैंड लेना है। वकार सेठ साहब ने जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं, स्पेशल कोर्ट को हेड करते थे, जिस किस्म का उन्होंने फैसला लिख दिया है मुशर्रफ की जजमेंट में कि मुशर्रफ की लाश को और उसके कॉप्स को घसीट के लाया जाए और उसको डी चौक से लटकाया जाए, ये चीज़ अच्छा, एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये पूछा जाता है कि आपने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन किस कानून और लॉ के तहत की है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है, आर्मी एक्ट में कहाँ लिखा है। तो जज साहब जो हैं उनको भी तो फिर ये एक्सप्लेन करना है ना कि उन्होंने ये ऑथराइजेशन कहाँ से ड्रॉ की है, कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ की है, किसी लॉ से ड्रॉ की है, किसी असरे हाजिर के कन्वेंशन से ड्रॉ की है। नहीं, एक लाइन थोड़ी मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक लाइन में ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए
जहाँ पे हम ये कहते हैं कि फ़ौज को या किसी इदारे को ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन को तोड़े, जुडिशरी को भी इख्तियार नहीं है कि वो आइन को तोड़े। तो फिर तोड़ा है ना बाय उन्होंने। इंटरप्रिटेशन नहीं तो आपकी हुकूमत इरफान खान साहब, इनकी हुकूमत यही तो नहीं मैं जाना चाह रही। एक बार फिर मसलहत है, मैं समझता हूं ये मसलहत गलत है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्सेप्ट नहीं करती, फैसला नहीं करती, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले कर देना चाहिए। मेरी कम से कम ओपिनियन ये है, हम्बल ओपिनियन ये है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल दुनिया को बता दे कि उनकी जज साहब ने जो स्टेटमेंट लिखी है, जो मावरा कानून है, जो मावरा आइन है, उस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की क्या पोजीशन है।